कोई बात। ओम गुरुभ्यो नमः। नमामि धन्वन्तरि आदिदैवं सुरसुरवन्दितपाद रोगे जरारुक भयमृत्युनाशं दातारमिदं विविध औषधीनामः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीदेव भिषजो अश्विनो नमो नमः। तो जैसे उस दिन हम बताए थे आपको भगवान धन्वंतरी के बारे में। अब जैसे होता है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको कुछ काम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कभी कभी, तो आपको एमपी या एमएलए जो आपका साथ दें, समझें, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो थोड़े आपके नियर अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही स्वास्थ्य के ज्ञान के लिए जैसे भगवान धन्वंतरी को कभी कभी रीच करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो नियर हमारे हैं, जो थोड़े जल्दी खुश हो जाते हैं और थोड़े जल्दी आ जाते हैं, वो है अश्विनी कुमार। ठीक है, तो अश्विनी कुमार जो होते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने का, क्योंकि बहुत लोग अश्विनी कुमार को देखे ही नहीं है या जानते ही नहीं है, और अगर देखते हैं तो उनके लिए नया होता है। कैमरा उल्टा कैसे किया जाता है, फिर भी मैं दिखाता हूं एक बार, देखिए आपको। ये है अश्विनी कुमार, दिख रहे हैं? एक जन कोई अनम्यूट करके बोलिए, दिख रहे हैं? यस सर। सर ये तो आपके कैमरे में लगा हुआ ही है। थोड़ा सा धुंधला है सर, धुंधला है थोड़ा। ये लोग भी आ रहा है और ये तो आपके कैमरे में लगी हुई है। तो अश्विनी कुमार जो होते हैं, इनका अथर्ववेद में और बाकी वेदों में इनका मंत्र आता है। यूजुअली बहुत लोग जानते नहीं है, बट ये हवन या यज्ञ करने से ये आते हैं लाइव। ठीक है, तो अश्विनी कुमार लाइव आते हैं, इसलिए इनका रीच इजी होता है। तो अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो, इंटरेस्ट हो, तो वो अश्विनी कुमार को का जो मंत्र है अथर्ववेद में, उसको निकाल के एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। उतरते हैं ये लोग लाइव। ठीक है, गुजरात में एक सर हैं जो कॉलेज छोड़ने के बाद छोड़ दिए बीच में, और वो ये आपका है ना द्वारका, नहीं सोमनाथ के पास जंगलों में चले गए, और वहां पे वो आयुर्वेद का, जो उस दिन बता रहा था मैं, दैव व्यापश्रयी चिकित्सा, ठीक है, सिर्फ उस पे काम करने लगे, हवन यज्ञ ये सब पे। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे उनको इतना सिद्धि हो गया कि वो छोटा सा प्लांट्स भी अगर दे देंगे ना तो मैजिक की तरह काम करता, और वो हर समय अश्विनी कुमार का आह्वान करते हैं। ये फोटोज वहीं से आई हैं, क्योंकि ये मार्केट में फोटो नहीं मिलता अश्विनी कुमार का। ठीक है, ये वेदों से निकाल के उसको ऐसा बनाया गया, और उसके बाद उसको पॉपुलराइज करने के लिए वो खुद से ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वहीं से आया हुआ है अश्विनी कुमार। तो क्योंकि अश्विनी कुमार को दिखाया, इसलिए उनके बारे में बताया, डेडिकेटेड टू हिम। ठीक है सर ये दो भाई थे ना? हाँ, जुड़वा, ये देवताओं के भगवान है। आपने च्यवनप्राश का नाम सुना है ना? ये च्यवनप्राश इन्हीं ने बनाया था। च्यवन मुनि थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनके करते करते बहुत बूढ़े हो गए। जब आशीर्वाद मिला तो बोले कि अब हम क्या करेंगे, इतने बूढ़े हो गए, इतने दिन के बाद आप खुश हुए हो, भगवान को बोले। तो फिर अश्विनी कुमार को भेजा गया। उन्होंने आवाज आ रही है ना, क्योंकि अजय जी लिख रहे हैं नो ऑडियो। नहीं सर, आवाज तो आ रही है एकदम अच्छी। नहीं, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी, बस अभी चालू हुई है।
नहीं आ रही है आवाज, ठीक से आ रही है वैसे। नहीं, पर नहीं, काफी देर से मैं भी देख रही थी, 5-7 मिनट से कोई आवाज नहीं आ रहा था। फिर मैंने मेरे सिस्टम पे ठीक किया, फिर स्पीकर ऑन किया, तब आवाज आया। हम लोग के पास तो आराम से अच्छी आवाज आ रही शुरू से। अब अभी कोई सही बात नहीं, आवाज आप आ क्या रही है। ठीक है, परफेक्ट। तो वो अश्विनी कुमार थे जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। ठीक है, हम लोग वायु पढ़ रहे थे, है ना? वायु में प्राणवायु शायद हो गया था, है ना? हाँ, हाँ। तो प्राणवायु प्राणवायु चल के रहा था बाद, सर पूरा, हाँ प्राणवायु ही चल रहा था पूरा। हाँ, तो वो हो गया था लगभग। प्राणवायु के बाद जो दूसरी वायु है उसका नाम है उदान वायु। ठीक है, तो उदान वायु कहां होती है? नाभि, नाभि, नासा, कंठ, उरह, चराचरम। मतलब नाक, कंठ, उरह और नाभि, इसके बीच में वो चलता है। ठीक है, ये लोकेशंस याद रखिएगा क्योंकि अप्लाइड पार्ट में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो काम क्या है इसका? उदान वायु का काम है उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, करह। ठीक है, तो क्या बोला? पहला उत्साह, तो जिसमें जितना उत्साह है, आप इसका अप्लाइड पार्ट सोचते रहना, बहुत मजेदार चीज है। और इसका मतलब आप इसको क्यों ये क्लास जरूरी है ये समझ में आएगा। क्यों सबको सीखना जरूरी है। देखो, एक बीमारियों को ना दो भाग में डिवाइड कर दो। एक जो बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, लेट इट बी फॉर द डॉक्टर्स जो काफी समय दिए हैं अपने जीवन का उसके लिए। ठीक है, और एक है सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कितने लोगों के घर में होते हैं? शायद कोई एक केस होगा। अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स में चेक करोगे तो बहुत मिलेंगे, तो 30 मिलेंगे, 30, अगर 500 लोगों का घर है तो। लेकिन सुपरफिशियल प्रॉब्लम हर घर में 3 लोगों को है कि नहीं? तो आप ये क्लास करके मास को कवर कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लास। खुद के घर का तो करेंगे भी, मास को भी करेंगे। और याद रखिएगा, कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जब नॉलेज आएगी ना, तो आप क्या होगा, जब आप अपने जब किसी को एक छोटा सा सजेस्ट करोगे और उसको फायदा कर जाएगा ना, वो दूसरे को बोलेगा अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, ठीक हो गया। फिर माउथ टू माउथ होता है और धीरे धीरे नाम हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे में कोई स्टूडेंट है, घर में हस्बैंड है, वाइफ है, दादाजी, दादी जी, हुएवर, अगर उसका उत्साह कम हो रहा है तो समझ जाओगे ना क्या कम हुआ है उसके शरीर में, क्या बिगड़ गया है। उदान दैट वायु। इज उत्साह, उदान वायु। अगर किसी का उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, तो ये तो पक्का है कि उसका उदान वायु बहुत अच्छा है ना? दूसरा क्या था? उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, उच्छ्वास निश्वास, ये सांस लेना और छोड़ना करवा रहा है उदान वायु। उसमें है प्राणवायु, उसमें है प्राणवायु, लेकिन कराने वाला उदान वायु है। इसका मतलब जो थोरैसिक मसल्स हैं, रीब केज है, जो डायफ्राम है उसमें, और जो ब्रेन से नर्वस सिस्टम आई है थोरैसिक एरिया में, जो मसल्स में आई हैं, वो गवर्निंग एलिमेंट, वो नर्व्स जो स्टिमुलेट करते हैं डायफ्राम को, वो उदान वायु है। तो अगर उदान वायु खराब होगी तो क्या होगा? ये उसको अलाउ ही नहीं करेगा एक्सपेंड करने के लिए और नीचे आने के लिए, तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। एक टिपिकल एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला था कि कभी भी अपने योद्धाओं को रोने का पात्र मत बनाना, याद करके। सीखने और लड़ने का जज्बा का पात्र बनाना, तो आपका भी मनोबल हाई रहेगा और वो भी डिमोरलाइज होने लगेगा, यार ये लोग खाली मेरे को लेकर रोता ही रहता है। तो पिछले दिन हम लोग नीलम आंटी के बारे में बात किए थे ना? ठीक है, अब जी। सोचो कहां से कहां जुड़ता है चीज। उनके थाइमस में प्रॉब्लम था, थाइमस से मायस्थेनिया ग्रेविस। हाथ। ठीक है, तो एक्सपेंशन बंद होना, सांस बंद होने लगना, सांस लेने में दिक्कत होने लगना। ठीक है,
तो ये जो थाइमस कहाँ होता है, यहां होता है। और उदान वायु कहाँ रहता है, मैंने बोला नासा, कंठ, उरह, है ना। तो उदान वायु यहां भी होता है और क्या करता है, उच्छ्वास निश्वास, सांस को लेने छोड़ने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं उदान वायु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थाइमस का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, ठीक है, एंड मसल का प्रॉब्लम इंक्लूडिंग माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट रखना, फिर क्लास नहीं हो पाएगा। करो, पूछ लो, अब उठा दिए हो तो, पहले ही बोला हुआ था। हाँ, तो मेरे स्लीप एपनिया में भी कहीं ना कहीं जो सांस लेने का ऑब्स्ट्रक्शन है रिलेटेड है, तो एकदम रिलेटेड है। बस इतना ही ठीक है, बोलना था। हाँ। तो थाइमस स्टर्नम के पास होता है, स्टर्नम से पीछे होता है, और ये कंठ, उरह, उरह का मतलब भी ये पूरा एरिया आता है, संस्कृत वर्ड है स्टर्नम, फिर आप एक बोन पे आ जा रहे हो। उरह का मतलब पूरा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा, हम लोग जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है, ये सारे मूवमेंट्स उदान वायु प्रेरित करता है कराने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारा फिजिकल मूवमेंट भी कम हो रहा है तो मतलब उदान वायु बिगड़ा हुआ है, और अगर कोई फिजिकली बहुत एक्टिव है, बहुत फ्लेक्सिबल है, तो उसका मतलब उदान वायु अच्छा है। ठीक है, उत्साह, उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा, वाक प्रवृत्ति ही, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बुलाने का काम उदान वायु कर रहा है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है उदान वायु। प्राण वायु का काम था खाना को अंदर ले जाना, लेकिन उदान वायु का काम है बुलवाना। अंतर है ना, प्राण वायु को मत समझना कि प्राण वायु बुलवा रहा है, बुलाने का काम करना है उदान वायु का, वाक प्रवृत्ति ही। तो हम लोग जो बोल रहे हैं, तो अगर किसी का आवाज धीरे धीरे धीमा होते जा रहा है, आप देखोगे कुछ कुछ लोग आते हैं, कभी कभी पेशेंट कम आते हैं, बट आते हैं कि उनका आवाज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है। ठीक है, अगर आप मॉडर्न नजर से जाओगे तो समझ में आएगा बाद में कि कहीं ना कहीं ब्रेन का ही रेस्पॉन्स कम हुआ है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताया कि जब ये डायाफ्राम को मूव कराता है, मसल्स को मूव करा रहा है, और ब्रेन से कनेक्टेड है, तो वही सिस्टम है पूरा। मतलब पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब वायु के ही अंतर्गत आता है। अलग अलग वायु का अलग अलग काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो बोलने का काम कराता है, मूवमेंट का काम कराता है, सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है, ये सब उदान वायु है। ठीक है, तो अब सेम फिर थोड़ा सा बीमारी के तौर पे आ जाओ। अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, गले की बीमारी, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, तो जहां तक वायु का संबंध है तो उसमें उदान वायु आएगा। जब कफ आएगा, कफ की बात करेंगे, फिर अभी कंफ्यूज होकर मैसेज मत कर दीजिएगा। ठीक है, अभी वायु बोल रहे हैं, सिर्फ वायु पर ध्यान दीजिएगा। तो वो उदान वायु है, क्योंकि हर जगह ही वायु पित्त कफ है, कहीं कम कहीं ज्यादा, हर जगह है। अभी हम लोग वायु का बात कर रहे हैं, तो वायु का एक छोटा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे भी वायु पित्त कफ बैठा हुआ है। ठीक है, जहां पे वायु ज्यादा रहेगा, कहीं पे पित्त थोड़ा कम रहेगा, कहीं पे थोड़ा कफ कम रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब गले में टॉन्सिल में प्रॉब्लम हुआ है, तो समझना होता है कि यहाँ पे कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ है कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ है कि वायु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ है। जब वायु वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो वो उदान वायु है। ठीक है, तो वाक ऊर्जा, हाँ, उसके बाद आता है उत्साह, उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न। प्रयत्न भी वही हुआ, एक्टिविटी, कोशिश, अटेम्प्ट्स, जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये करके दिखाएंगे, जज्बा भी वही लाता है उदान वायु। तो इन सब को आप सोचते रहो, ये ध्यान से सुनते रहे ना, कि अगर हम लोग उदान वायु को ठीक रख पाए तो मनोबल हाई हो जाएगा, एंथुजियाज्म हाई हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी हाई हो जाएगा, ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, स्पीकिंग क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, स्पीच अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, एंथुजियाज्म अच्छा रहेगा, है ना। तो उदान वायु को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपको प्राण वायु को ठीक रखना है इसलिए ताकि आप बैलेंस रहो, और उदान वायु को ठीक रखना है इसलिए ताकि आपका प्रभाव, इंपैक्ट बहुत पावरफुल हो।
बाहर, ठीक है। मतलब प्राण वायु है आध्यात्मिक ऊर्जा और उदान वायु है भौतिक ऊर्जा, ठीक है। प्राण वायु है आत्मनो मोक्षार्थायः, आपको मोक्ष दिलाने वाला, और उदान वायु है जगद्धिताय च, समाज का कल्याण करने के लिए। तो जब आप एंथुजियास्टिक और बलवान होगे तभी तो आप समाज का कल्याण कर पाएंगे ना। तो वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, प्रयत्न के बाद ऊर्जा, एनर्जी लेवल भी उदान वायु की वजह से है। तो सबकी जो एनर्जी है तो उदान की वजह से है। तो जो जितना एनर्जेटिक फील कर रहा है उदान अच्छा है, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा है उदान खराब है। ऊर्जा, बल, फिजिकल स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, यहां पे बल का दो मीनिंग है। आयुर्वेद में शब्दों का खेल बहुत है। तो एक बल का मतलब होता है जो आप बल समझते हैं, मेरी ताकत कितनी है, और एक बल होता है व्याधिक क्षमत्व बल, मतलब आपका इम्यून पावर। तो फिर से आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं या इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो मैक्सिमम ग्लैंड्स इधर ही होते हैं, ठीक है। तो चाहे वो थाइमस हो, थायराइड हो, सभी इसी के बीच में घूमते फिरते हैं, लिम्फ नोड्स हो, ठीक है। तो आपका ये इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। इसीलिए जिसका उदान खराब होगा तो बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम लगता रहेगा। और वो भी प्रॉब्लम कहाँ का है? यहीं का है। नासा, कंठ, उरह, नाभि, चराचरम, इसी के बीच में आप ध्यान इमेजिन करते रहना। पहले क्लास में मैं एक बात बहुत सिखाया था, बहुत बार बोलता था कि भाई जब चीजों को बताया जाता है, एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर में डिफरेंस कहाँ होता है। हाँ, पढ़ के अच्छा नंबर लाना इज अनदर थिंग, बट इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना इज अनदर थिंग। जब लोग आपके अंदर विजुअलाइजेशन पावर आ जाता है ना, तो आप चीजों को देखने लगते हैं सीधा। जैसे वो नाड़ी भी देखा जाता है ना, तो जिसका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है वो उतना अच्छा नाड़ी देखेगा। फोकस तो चाहिए, क्योंकि उसको दिखने लगेगा यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, इस लेयर में ऐसे जा रहा है। सेम वही इमेजिनेशन आता है कि ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो वहां पे कौन सा प्लांट ऐसे जाता है, ऐसे घूमता है, ऐसे करता है, कौन सा प्लांट का कलर वैसा है, कौन सा प्लांट दिखने में वैसा है, कौन से प्लांट, सब इमेजिनेशन में आने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए दे दूं, ठीक है, विषयांतर नहीं हो रहा है, हालांकि टॉपिक से जुड़ा ही हुआ है। अभी मैं क्या बोला, उदान खराब होगा तो क्या होगा, उत्साह कम हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी, बल कम हो जाएगा, चेष्टा कम हो जाएगी, प्रयत्न कम हो जाएगा। ये मैं फिजिकल एक्टिविटी का नाम बताया। तो क्या होगा, अब इसका उल्टा सोचो, मैं क्लमजी रहूंगा, मैं ड्राउजी रहूंगा, है ना, एनर्जी नहीं लगेगी, नींद नींद की तरह आएगा हर समय, हाँ, होगा ना। तो अभी देखो एक प्लांट है, उसका नाम है, मैं प्लांट का नाम दूसरा बताता हूं, ठीक है। उस प्लांट का नाम है निद्रारी। निद्रा का अरी, अरी मतलब दुश्मन, ठीक है। तो वो जो नींद, एक्सेसिव नींद को कम कर दे, वो निद्रारी है। पता है, अभी बताऊंगा कि वो प्लांट का कॉमन नाम क्या है, तो आप सोचो ओ ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन क्या था, अभी फिर बीच में हनुमान जी बार बार एंट्री मारने की कोशिश करते हैं, हम हालांकि रोकने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है क्लास लेवल। अब वही क्या था कि अगर गुरु नहीं होते तो तुलसीदास जी के सामने राम खड़े थे ना, बट पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है। बट जब गुरु ने बताया भाई यही राम है, तो काम हो गया। उसी तरीके से उस प्लांट को आप सब जानते हो, बट आप ये नहीं जानते थे कि इसको निद्रारी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स है, आयुर्वेद में सिनोनिम्स, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। किस, जैसे आपका नाम इंपॉर्टेंस है ना, अंबिका, अनीता, शालिनी, सुमित्रा, सीता, माँ बाप ने या ताऊ जी ने या जिसने भी बहुत प्यार से सोच के, बहुत कुछ सोच के रखा हुआ कि भाई ये आई मेरे घर में, हाँ, तो अंबिका ही आ गई है, ये आई मेरे घर में तो शालिनी आ गई है। ऐसा सोच के जो रखा गया था नाम, या ये शुभता लाएगी, ये आशा की किरण है हमारे लिए, हाँ, जो कुछ भी सोच के रखा गया था ये नाम, उसके पीछे बहुत बड़ा एक वजह था ना, एक मीनिंग था। तो आयुर्वेद में भी हर प्लांट्स का नाम, हर चीज का नाम के पीछे बहुत बड़ा वजह है, ठीक है। वो टॉम, हैरी, इन सब का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। और किसी भी मॉडर्न
मतलब मैं इसको बुराई के तौर पे नहीं लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मॉडर्न साइंस का किसी भी नाम के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि इसको कैसे इजी टू प्रोनाउंस हो, कैसे याद रखा जाए, कैसे मार्केटिंग हो जाए, ये वजह होती है। आयुर्वेद में वो नाम वैसा नहीं होता किसी भी चीज का, ठीक है। तो सिनोनिम्स था इसका, निद्रारी, इसका उसको बोलते हैं चिरायता। जानते हो ना आप चिरायता? ठीक है, तो चिरायता। अब आप सोचोगे कि चिरायता जो है ये खून साफ करता है, हाँ, तो खून साफ करने वाला नींद कैसे ठीक करेगा भाई, एनर्जी कैसे लाएगा? यही जब उदान वायु को कंप्लीट करके अप्लाइड पार्ट में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? ऊर्जा बल, हाँ। तो उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण। वर्ण देखो, इसलिए श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो मुझे भी लिख लिख के लाना पड़ता, वो टाइम है नहीं, पहुंच तो पाता नहीं, वो टाइम पे लिखूंगा कब मैं, ठीक है। तो श्लोक याद रहने से क्या होता है कि सीक्वेंस बना रहता है, ठीक है। वर्ण, वर्ण का मतलब कॉम्प्लेक्शन, द ग्लो। स्किन डिजीज नहीं बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। वर्ण, द ग्लो, आभा, लस्टर, ठीक है, ग्लैमर, ठीक है, ये है वर्ण। तो वर्ण को लाने वाला उदान है। अब मेरे ख्याल से कितने लोग हैं इसमें? कितने सर लोग होंगे आगे अभी? 23 सॉरी, 23 23 में से हमको लगता है कम से कम 20 तो फीमेल ही होंगे, क्योंकि वो मेरा शुरू से देखा हूं मैं। एकदम हाँ? सही। आप लोग को बताया था ना कि जब पहला दिन चेंबर किया एक, दूसरे दिन देखा तो 25 में से 24 महिलाएं हैं, ठीक है। गिरीश पार्क में बैठता था 100 में से 80 महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं को बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा चीज है जो वर्ण को अच्छा रखे, लो है ना, ग्लो। वो उदान वायु है। अब उदान वायु अच्छा रहेगा तो चेहरे पे ग्लो रहेगा, ठीक है। तो हर वो चीज, अभी थोड़ा अप्लाइड बता रहा हूं, इसको ध्यान से सीखना सर आप लोग। बीच में, सॉरी सर, आप बीच में ये बता रहे थे कि चिरायता का नींद से क्या संबंध है? हाँ, वो नींद वही बताऊंगा कि जब वो, ये भी बोला मैं कि जब उदान कंप्लीट करूंगा, अप्लाइड में आऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे चिरायता जब खून साफ करने वाला है तो नींद को कैसे कम करता है, ठीक है। बताया था ये, मेरे पास बहुत सारा है। उसी तरफ मूव कर रहा हूं मैं। वही, अच्छा लो अभी बता देता हूं, आ ही गया हूं उस पॉइंट पे मैं। वही बता रहा था कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो चीज, हर वो प्लांट्स जो वर्ण को ठीक करता है, जो कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है, तो डेफिनेटली वो उदान को ठीक करेगा। समझ में आया? हर वो चीज जो वर्ण को ठीक करता है, जो कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है, हर वो प्लांट उदान को भी ठीक करेगा। हर वो प्लांट जो जैसे, अब क्या है, चिरायता बता रहा था मैं, तो ये खून साफ करता है ना, तो खून साफ करेगा तो क्या करेगा, ये वर्ण को इनहेंस करेगा, साफ शुद्ध खून होगा, रक्त प्रसारण होगा तो स्किन को इनहेंस करेगा, ठीक है। तो जो हम अभी बताया मैंने कि उदान का काम है वर्ण, तो जो वर्ण को ठीक करता है वो उदान को भी ठीक करेगा। तो सर इसमें मलेठी भी आएगा, मुलेठी? एकदम। अब आपने जो ये बोला तो यहाँ पे मैं और जोड़ दूं, आपको लिस्ट दे देता हूं फिर। जैसे आयुर्वेद में मैंने बताया था कि एक चैप्टर आता है, उसको बोलते हैं महाकषाय वर्ग, ठीक है, 5वां अध्याय है ये। तो उसमें जो स्टूडेंट है अग्निवेश, वो बोले भगवान को कि भगवान आने वाले टाइम पे ना जो हमारे संतान होंगे वो थोड़े मंद बुद्धि वाले होंगे, मतलब हम और आप। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम ही लोग सुपर इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। और उन लोग को मालूम था कि वो थोड़े कम बुद्धि वाले होंगे और उनके पास टाइम कम होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो हमारे ही संतान हैं, इसलिए उनके वेलबींग के लिए हमें सोचना है। ऐसा बोलते हुए श्लोक में वो पूछते हैं कि कोई ऐसा चीज बताइए
जो इजी टू यूज हो, जिसको यूज करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़े, रेडी माने टू प्रिपेयर हो, मतलब आपको बना बनाया खाना मिल जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए। उसके बाद फिर फिलॉसफी को आगे बढ़ाइएगा। तो भगवान बोले ठीक है, मैं 10-10 पौधों का ऐसा ग्रुप बताता हूं जो एक अपने किसी एक विशेष कार्य क्षेत्र में बहुत पावरफुल होंगे। ठीक है, उसी को बोला गया महाकषाय वर्ग। जैसे मान लीजिए कंठ महाकषाय माने गले के लिए टॉप 10 प्लांट्स, चक्षुष्य महाकषाय आंखों के लिए टॉप 10 प्लांट्स। ठीक है, तो वैसे ही बोलते बोलते बहुत सारा चीज बोले हैं, 50 बोले हैं वो। बोलते बोलते बताएं क्या, वर्ण महाकषाय, वर्ण महाकषाय। ठीक है, वर्ण माने जो वर्ण को अच्छा करता है। ठीक है, तो उसमें 10 प्लांट्स आते हैं। तो उसमें एक जो आंटी बोली ना, उसमें एक है यष्टि मधु, उसमें एक है यष्टि मधु। ठीक है, तो उसमें सारीवा आता है, मंजिष्ठा आता है, यष्टि मधु आता है, कुमकुम आता है, हरिद्रा हल्दी आता है, हाँ, चिरायता आता है, ये सब चीजें आती हैं। तो अब आप समझ लो। अब मैं इसका थोड़ा सा एक अप्लाइड बता दूं आपको, जिस अप्लाइड के लिए मैं इतना देर से आपको शुरू से बोलने की कोशिश कर रहा था कि अप्लाइड को समझना, अप्लाइड को समझना। ठीक है, अब मान लो आप अभी भी सीख रहे हो, हाँ, और आप चाहते हो कि मैं कुछ चीजें ठीक भी कर लूं, किसी को सजेस्ट भी कर दूं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो उसको और फायदा भी हो जाए। तो अगर उदान ठीक करना है तो आप वर्ण महाकषाय, मतलब ये जो अभी मैंने बोला, यष्टि मधु हो, सरीवा हो, मंजिष्ठा हो, चिरायता हो, ठीक है, इनमें से किसी भी प्लांट को उठाओ। ठीक है, और उसको उदान का जो जगह था, उदान वाली जो जगह थी, उस पे उसको अप्लाई करो। अब मैक्सिमम यहां पे जो लोग बैठे हैं या तो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर वाले हैं या प्राणिक हीलिंग वाले हैं, तो ये उनके लिए तो और ऑथेंटिक हो गया ना कि आपने यष्टि मधु लिया और गले के पास रब किया। तो आपने क्या किया भाई, एक्यूप्रेशर ही तो किया ये। ठीक है, आपने वहां के ऊर्जा को स्टिमुलेट किया, बट एक स्पेसिफिक चीज से किया। आप लोग मेथी दाना यूज करते हैं, आप लोग मटर यूज करते हैं ना। तो जब ऊर्जा उत्साह को बढ़ाना हो, तो उदान का जहां जहां जगह है वहां पे यष्टि मधु को लेके क्यों नहीं स्टिमुलेट कर सकते। यष्टि मधु मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉमन है, मिल जाएगा आपको, इजी है। मुलेठी। ठीक है, तो उन जगहों पे अभी आपको चौंकाने वाला मैं डेटा बताता हूं। अगर चेहरे पे दाग है ना, तो आप यहां लगाने से जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा होगा अगर उसको आप नाभि में लगाएंगे या थ्रोट पे या चेस्ट पे रब करेंगे, क्योंकि उदान का स्थान गाल नहीं है, चेस्ट है, नाभि और चेस्ट है, नाभि है। आप यष्टि मधु का तेल मिलता है, नहीं तो आप बना लो भाई, नारियल का तेल लीजिए। किससे तेल सिद्ध कैसे किया जाता है, जितना तेल उतना पानी, उतना ही पानी डाल दो, और जो द्रव्य है जिससे आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुलेठी है, मुलेठी डाल दिया 1 चम्मच, अब उसको गर्म करो तब तक जब तक पानी नहीं उड़ जाए, हो गया यष्टि मधु तेल। अब उस यष्टि मधु तेल को आप लगाइए 4 बूंद नाभि में, समझ गए। तो सिर्फ यष्टि मधु तेल को आप नाभि में लगाएंगे और आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, आपका बल बढ़ने लगेगा, आपका ऊर्जा बढ़ने लगेगा, आपका प्रयत्न अच्छा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब इसी में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। जब एक जनरल बात बताई जाती है तो बताई जाती है। अभी जब मैं बोला कि चिरायता निद्रारी है, कैसे काम करता है समझ में आ गया, खून को साफ करता है, तो ये वर्ण को अच्छा करता है, जो भी वर्ण को अच्छा करेगा वो सब उदान को अच्छा करेगा। ठीक है, लेकिन जब चिरायता के लिए स्पेसिफिक बोला गया ना निद्रारी, यष्टि मधु को तो निद्रारी नहीं बोला गया है। तो जब पेशेंट आपके सामने आता है, ज्यादा ये सिम्टम्स रहता है कि उसको नींद बहुत आती है, ठीक है, तो आप यष्टि मधु से ज्यादा चिरायता को चुनेंगे। ठीक है, यष्टि मधु भी काम करेगा लेकिन चिरायता ज्यादा करेगा क्योंकि उसको स्पेसिफिक बोला गया है ना। अब एक टीम में 11 प्लेयर है क्रिकेट में, 5 बैट्समैन है,
हर बैट्समैन तो एक ही तरह का नहीं है ना, कोई ज्यादा अच्छा है, कोई थोड़ा कम अच्छा है, तो किसको कहाँ यूटिलाइज करना है वो बात होती है। तो आप एक सिंपल चीज से उसको ठीक कर सकते हैं। अब आपने किसी को अपना पॉइंट दिया, मान लीजिए एक्यूप्रेशर में, कि उसका एनर्जी लेवल बढ़े, थोड़ा उसका इम्यूनिटी अच्छा रहे, साथ में बोल दिया भाई यष्टि मधु लो, हाँ उसका तेल लो, उसको नाभि में डालो, यष्टि मधु के पाउडर को थोड़ा गले में और चेस्ट पे रब कर लो, ठीक है, फिर देखोगे अमेजिंग फायदा हो रहा है। ठीक है, तो उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति करह, लास्ट वर्ड था। ठीक है, अब अगेन कितना बड़ा बात आ गया देखिए। अब फिर आप बैक में जाओगे तो समझ में आएगा कि उदान वायु ही आपका स्मृति को मेंटेन करता है। स्मृति करह, मेमोरी को अच्छा करता है। तो जिसकी मेमोरी वीक हो रही है उसका उदान वायु वीक हो रहा है, जिसकी स्मृति वीक हो रही है उसका उदान वायु वीक हो रहा है। ठीक है, तो स्मृति को अच्छा रखने के लिए भी उदान वायु हो जाएगा। तो अकेला यष्टि मधु, फिर वही बात कि यष्टि मधु को अगर आप नाभि पे लगाते हैं तो स्मृति भी अच्छा होगा, तो स्मृति भी अच्छा होगा। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइएगा। फोन आने लगा था। तो उदान वायु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मृति। तो हर वो चीज जो उदान को ठीक करेगी वो स्मृति को ठीक करेगी। तो मैं बहुत सारा बोल के ना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए बोला कि जो इजीली मिलता है, जो कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, उसमें से किसी भी प्लांट को आप चुनोगे वो सब स्मृति पे जाएंगे। अब एग्जाम्पल पे आ जाइए। आयुर्वेद में मेध्य रसायन बोल के एक चैप्टर है, एक विषय है। मेध्य माने स्मृति, बुद्धि को अच्छा करने वाला। उसमें टॉप 4 प्लांट्स के नाम बताए गए, इससे बड़ा कोई नहीं है। उसमें एक है शंख पुष्पी, आप नाम सुने होंगे। हाँ। एक है ब्राह्मी, आप नाम सुने होंगे। एक है गिलोय, आप नाम सुने होंगे। और चौथा है यष्टि मधु, मुलेठी। आ गया ना? आप समझ रहे हैं? तो वो सब आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। और जैसा मैं बताया कि ये उदान वायु जो डायफ्राम को हिला दे रहा है, मसल को पुल कर रहा है, ऑक्सीजन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो नर्व को स्टिमुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि ब्रेन के इस कनेक्शन से वो जुड़ा हुआ है, एग्जीक्यूशन से। तो जिन लोगों में ब्रेन का साइज तो ठीक है, सेरेब्रल एट्रोफी नहीं हुआ है, बट नर्व डिजेनरेशन है, इसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है, वहां ये काम करेगा। ये थोड़ा डेप्थ की बात हो गई थी। ज्यादा डेप्थ करने लगूंगा तो बाकी सामान्य चीजें भूल जाते हैं लोग। सामान्य चीजें सीखते रहेंगे ना, जब आइडिया क्रिएट हो जाएगा तो बाद में डेप्थ की बात हो सकती है, थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी आप एक ही चीज पकड़ के रखो। पता है भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? जिसका मन सिंपल होता है। सिंपल होने से क्या होता है पता है? आपका दिमाग 10 जगह नहीं भागता, एक जगह रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपको भक्त मिलेंगे जो बोलेंगे अच्छा ये मंत्र कर लेते हैं, ये जाप कर ले रहे हैं हम, ये वाला हवन कर ले रहे हैं, और कोई मंत्र है तो बता दीजिए, और कोई साधना है तो बता दीजिए। फाइनली उनका कहीं नहीं टिकता। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि एक बार उनको किसी ने बोल दिया कि तुम खाली राम का नाम लेते रहो या कृष्ण का नाम लेते रहो, तुमको एक दिन भगवान मिल जाएंगे। वो पकड़े हुए हैं राम 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 राम, मिल जाते हैं। तो पहले एक चीज को ठीक से सिंपली अच्छे से सीख लेना काफी होता है, बाद में अपने आप सब चीजें खुद ही क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो फाइनली एक बार रिवाइज करते हैं उदाहरण को। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बलवर्ण, स्मृति करह। ठीक है, तो सीखे क्या हम लोग कि प्रयत्न, ऊर्जा, बल, स्मृति, वर्ण, इन सबको एनहेंस करने वाला, वाक, इन सबको एनहेंस करने वाला उदान वायु है। रहने का जगह कहाँ है? नाक में, गले में, उरह में और नाभि में। तो अगर उदान को ठीक रखना है तो नाक का यूज करिए, गले का यूज करिए, उरह का यूज कीजिए, नाभि का यूज कीजिए। तो आप नाक में यष्टि मधु तेल डाल भी सकते हैं। ठीक है, या हर वो प्लांट्स जो रक्त शोधक होता है, खून को साफ करने वाला होता है,
उसका तेल बना के या उसके पाउडर का 1 पिंच नस्य ले सकते हैं, नस्सी जैसे लेते हैं, ठीक है। तो नाक में हो गया, नाभि में बता दिया आपको, और इन दोनों जगहों पे खा भी सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ठीक। अभी अगला जो है वो है समान वायु, लेकिन इसको आज बताते नहीं है, कंफ्यूज होंगे। उदान को उदान में जिए, आज पूरा सप्ताह उदान को लेके सोचिए, ठीक है। एक उदान वायु को लेके, हाँ, उदान को लेके सोचिए, उदान को जीना सीखिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं अच्छे से, ठीक है। मैं इस बार निर्मला आंटी को फोन करके बोल देना कि क्लास ले रहे हैं सर, तो बाद में कर लेने के लिए। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहा था? तो अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम जो करते हैं, कपाल भाती जो करते हैं, भ्रस्तिका जो करते हैं, आप देखना कि थोड़ा एनर्जी कम लग रहा था, सो के उठे अच्छा नहीं लग रहा है, आप कपाल भाती करके देखो, एनर्जी आ जाती है ना। क्यों? आपने उदान को स्टिमुलेट किया, क्योंकि उदान ही कपाल भाती करवा रहा है, उदान ही अनुलोम विलोम करवा रहा है, आपने उसको स्टिमुलेट किया, धक्का मारा, एनर्जी दिया उसको, कर भाई, ठीक है। इसीलिए अगर उदान को और अच्छा रखना है तो हर्ब्स के अलावा कपाल भाती, भ्रस्तिका, ये दो चीजें जो हैं ये टॉप लेवल की होती हैं। अनुलोम विलोम ज्यादा अच्छा है प्राणवायु के लिए, ये सब स्पेसिफिक है, लिख लो आप इसको। भ्रस्तिका, आप देख रहे हो किसी का प्राणवायु खराब हो रहा है, खाना गीटने में प्रॉब्लम हो रहा है, बुद्धि इंद्रिय मन बुद्धि में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको बोलो अनुलोम विलोम करो भाई तुम, प्राणवायु। हाँ। किसी का देख रहे हो उदान वायु खराब हो रहा है, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, वाइटलिटी डाउन हो रही है, आप उसको बोलो तुम कपाल भाती और भ्रस्तिका करो भाई, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तो मेरे ख्याल से आप उदान, आप देखो, आप कहीं मीटिंग कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, चेक करो माइंड में, बोलना नहीं है। एक बार 4-5 साल पहले मेरी वाइफ, एक बहुत बड़े प्रोग्राम में हम लोग गए थे, तो निकलने के बाद, मतलब बॉलीवुड का प्रोग्राम था, वही शिल्पा शेट्टी का प्रोग्राम था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वहां पे कोई स्टार नहीं थे जो नहीं थे, तो जो हम लोग सोचे थे, जाते समय जब हम लोग होटल में रुके थे, मजबूरी में गए थे, बहुत बार परेशान कर दिया था लोग, तो मन नहीं था जाने का, तो हम लोग सोचे भाई हम लोग कहाँ, ये सब बिलो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, वहां पर जाके हम लोग परेशान हो जाएंगे, बट ठीक है, ये गिफ्ट लिए हैं, हैंड ओवर करेंगे, भाग निकलेंगे जुहू बीच, ये सोच के हम लोग गए थे। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, सारे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जब पहुंचे वहां पे, तो वो दिए गिफ्ट, और हम लोग साइड में एक जगह कोना में बैठे ताकि धीरे से निकल जाएंगे, तब तक वो शिल्पा शेट्टी आई, वो एक दो से इंट्रोड्यूस करा दी, बोले थोड़ा सा देख लीजिए ना, मैं नाड़ी देख के बताया। धीरे धीरे उस प्रोग्राम में लगभग 200 लोग थे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो है ना राज कुंद्रा, उनका हस्बैंड, वो आके 200 में से 175 लोग लाइन में लगे थे दिखाने के लिए, पार्टी गई भाड़ में, राज कुंद्रा के बोल रहा है मैं जा रहा हूं वो स्कैनर लगाने के लिए, अब पेमेंट करो और डालो, पेमेंट करो और डालो, ठीक है। तो ये जो चीज था, मैं किस लिए बोल रहा था वही भूल गया मैं, किस बात पे बोल रहा था इसके पहले। आंटी स्नेहा को एंटर कर दीजिए ना, स्नेहा भाभी कपाल भाती और इनका सबका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब के लिए बोल रहे थे। सबके लिए बता रहे हैं। लास्ट में आपको जो मन बुद्धि में प्रॉब्लम आती है उसके लिए। हाँ इनका बता रहे हैं। हाँ, स्नेहा को थोड़ा एंटर कर दीजिए, वो एंटर कर लीजिए। अनीता आंटी। नहीं, कुछ अच्छा एग्जांपल देने वाले थे हम, ओके। इसलिए आप बोल रहे थे कि कभी अगर प्रॉब्लम हो, जैसे आप वहां पे गए थे, तब अनुलोम विलोम या ये भस्त्रिका करके आप प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो, ऐसा कुछ आप बोलने जा रहे थे क्या? वहाँ प्रोग्राम से निकले थे तो आपकी वाइफ को कुछ हो गया था कि क्या? हाँ, कैसे आपकी कुछ वाइफ का हुआ? बात बोल रहा था। याद आ गया, याद आ गया, याद आ शिल्पा गया, शेट्टी, हाँ याद आ गया। मैं आप लोग को सिखाने के लिए बोल रहा था कि जज्बा, नशा ऐसा होना चाहिए, जब प्रोग्राम से हम लोग निकले ना उतने भीड़ के बाद, तो वाइफ ने पूछा कि
सबसे सुंदर कौन लगा आपको वहां पे? हम बोले यार वो जो काजोल की बहन थी ना, उसका यहाँ पे नेच हो रखा है, व्यंग्य हो रखा है, मतलब एक स्किन डिजीज। बोली भाई मैं पूछ रहा हूँ सुंदर कौन दिखा? हम बोले यार मेरे को तो हर जगह बीमारी दिखता है। कहने का ये मकसद था ये नशा होना चाहिए। सुंदर जो है वो तो है ही, कोई बात नहीं भाई, उसमें मेरा रोल नहीं है। अब जहां खराबी है उसको ठीक कर देना मेरा काम है। तो नजर खराबियों पे पड़ना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो वो मैं इसलिए आपको एग्जांपल देना चाहता था। और बॉलीवुड का एग्जांपल क्यों दिया भाई? वहां पर सब तो वही लोग थे ना, सब सुंदर सुंदर बन के आते हैं, बट ध्यान तक नहीं गया। जिसकी जहां बीमारियां थी वही गया। वही मैं कहना चाहता था कि आपके अंदर भी वो नशा होना चाहिए ना, तब मजा आता है किसी सब्जेक्ट का। जब तक जुनून नहीं हो, नशा नहीं हो, मजा नहीं आता। फिर देखोगे ना कि आपको ये नशा है। आपके हस्बैंड बोल रहे क्या तुम पागलों की तरह सब आयुर्वेद फायुर्वेद पढ़ रही हो, कुछ होने जाने वाला है नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बट आपको उनका डांट भी ना मजा आएगा। अरे ठीक है, इनको क्या पता है यार, ये क्या मजा है। तो झगड़ा भी नहीं होगा, और काम भी हो जाएगा। तो वैसा आप जब जा रहे हो, देखो किसका उदाहरण वायु कैसा है, समझ में आ जाएगा यार आदमी ये कैसा बात कर रहा है। हाँ, क्या इसके बात में जोश है, नहीं है? हाँ, ये खुद एंथुसियास्टिक लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये खुद हमेशा डिप्रेसिव बात कर रहा है, नहीं कर रहा है? समझ में आ जाएगा आपको। इसका उदाहरण ठीक करो। जाते समय आप बात कर लिए, बोलना भाई थोड़ा सा यष्टि मधु का तेल नाभि में डालो ना। क्यों? ऐसे ही डालो, 11 दिन के बाद मिलते हैं, हो गया काम। वो आएगा बोलेगा यार चेंज आया मेरे में, ठीक है? तो बताना ये मजा है, ठीक है? पार्टी में जाके कौन क्या ईयर रिंग पहना है, कौन क्या डायमंड पहना है, वो सब मत देखिए फालतू का, ठीक है? तो ये हुआ बात। हमारे पास अभी है 11:18, 12, 13, 15 मिनट बाकी है। तो हम लोग समान वायु को अगले दिन करेंगे, मेरे ख्याल से यही ठीक है ना? नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है? हाँ सर, एक एक वायु कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, सर चिरायता को कैसे लेंगे? मधु यष्टि मधु का आपने बता दिया, चिरायता को भी कैसे अगर किसी को लेना चिरायता हो? खा सकते हैं, ठीक है? चिरायता खाने पे ही ज्यादा काम करेगा। उसको रात को भिंगा लीजिए, पानी ले सकती हैं, उसको काढ़ा बना सकती हैं। तो आयुर्वेद में खाने का, दवाइयों को यूज करने का जो तरीका है वो नॉर्मली 5 तरह का है। पहला है स्वरस, रस निकालना। दूसरा है क्वाथ, काढ़ा बनाना। तीसरा है फांट, रात को भिंगाया, सुबह छान लिया, गर्म नहीं किया, ठीक है? तीसरा है शीत, रात को भिंगाया, गर्म किया, सुबह गर्म किया, छाना। और चूर्ण, पाउडर बना लिया, ठीक है? ऐसे सब है। तो वो ना जब जब टॉपिक्स आएंगे तो हम लोग बताएंगे कि किस प्लांट को किस फॉर्म में लोगे तो ज्यादा काम करेगा, ठीक है? जैसे ब्राह्मी कल्क और शंख पुष्पी स्वरस बोला गया है। अगर दिमाग तेज करना है तो शंख पुष्पी का रस निकाल के दो, ठीक है? अगर आप उसका चूर्ण दोगे ना वो काम नहीं करेगा, बट आपको तो लगेगा हम तो शंख पुष्पी खाए हैं। सिमिलरली ब्राह्मी का कल्क चटनी बनाने के लिए बोला है और चाट के खाने के लिए बोला है, बट होता क्या है, हमारे पास आपको ब्राह्मी का टैबलेट मिलेगा, तो कितना काम करेगा आप सोचो, ठीक है? अब मैं बोलूंगा किसी पेशेंट आई, एक काम करो ना, आप थोड़ा जाओ, देखो आपके वो गार्डन के पास, या वो जो सॉल्टने का वो जो सीके ब्लॉक का जो गार्डन है, वहां पे बहुत सारे ब्राह्मी भरे पड़े हैं। हाँ, आप गमला उसको रोज उखाड़ लो, उसका रस निकालो, उसको उखाड़ के ले जाओ घर में, चटनी बना के खाओ। वो पेशेंट बोले टाइम कहाँ है भाई? बट बहुत कड़वी सत्य को जान लेना चाहिए, इसलिए बताया। चिरायता और ब्राह्मी कल बहुत कड़वी होती है, बहुत ज्यादा इस कड़वी पे हम होती है। लोग इस पे हम लोग काम भी किए थे जब पीजी में थे, तो चूहों पे, हाँ, 10 चूहों को हम लोग टैबलेट दिए थे और 10 चूहों को हम लोग कल्क चटनी बना के दिए थे। जिन लोगों का चटनी था बाद में डिसेक्शन किए हम लोग, तो जिन लोगों को कल्क दिए थे ना चटनी, उनका ब्रेन 0.5 करके बढ़ गया था, मतलब ब्रेन का प्रोलिफरेशन, ब्रेन इनहेंस हुआ था। हाँ, समझ रहे हो? इतना फायदा है, ठीक है? होपफुली बहुत बोर नहीं हुए होंगे। नहीं ठीक। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, हम लोग 1 घंटा और क्लास कर सकते हैं सर, आपको टाइम होगा तो। सर, हाँ, तो इसलिए जैसे जैसे जब आएगा ना, हमको मालूम है मेरे को कब कहाँ क्या बोलना है, ठीक है?
जब मुझे बोलना होगा ना आपको पौधों के बारे में, मैं बताऊंगा कि किसको किस फॉर्म में लेना। हड़बड़ाना नहीं, आप लोग हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको भी जो जानना है वो जानते जाओ, ठीक है? ठीक है। चिरायता को कभी भी कल्क फॉर्म में नहीं लिया जाता। या तो काढ़ा ले सकते हैं उसका, या चूर्ण ले सकते हैं, दो में से एक। उसका रस भी नहीं निकालना होता है। एनीवेज, और तो सर मुलेठी को भी पाउडर फॉर्म है। मुलेठी तो पाउडर हमेशा, ठीक है। अब मुलेठी को आप घी बना सकते हैं, मुलेठी का आप तेल बना सकते हैं। अब ये यूज करना सीखना होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आप समझ जाओगे कि कहाँ घी यूज करना चाहिए, कहाँ तेल यूज करना चाहिए, कहाँ काढ़ा यूज करना चाहिए, ठीक है? वो एप्लीकेशन आ जाएगा समझ में। अच्छा, चिरायता भिगो के तो सुबह ले सकते हैं ना उसका पानी? एकदम ले सकते हो, क्योंकि मेरे एकदम। पापा बचपन में वही पिलाते थे, मतलब हर 2-3 महीने में वो कीड़ी मारने के लिए। बहुत अच्छा। चिरायता पे जब अगर कोई, हम सोच के रखे थे कि जब ना एक बीमारी बताया, मान लो जब हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कंप्लीट करेंगे, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहाने आपको वायु समझा रहा हूं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंप्लीट करके जब उसका ट्रीटमेंट बोलेंगे ना, तो आपको मैं पौधा ही बताऊंगा। इसलिए हाँ फिर सर। से बोल रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ कि भैया अभी इतना मत हड़बड़ाइए। तो अच्छा, पर जैसे मैं चिरायता इतना कड़वा होता है तो वो तो वात बढ़ाएगा। बढ़ाएगा, लेकिन आज खाओगे तो आज नहीं बढ़ाएगा। ओके। लंबे समय तक लेते रहने के बाद वात बढ़ाएगा। इसीलिए तो नियम है कि हाँ, कुछ ज्यादा दिन नहीं। लेके छोड़ना होता है, ठीक है? इसलिए कुछ भी आयुर्वेद में फिक्स नहीं है, माने ये खाना ही अच्छा है, ये खाना ही खराब है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये पौधा ही एकदम, सबका समय काल निर्धारित है। इसीलिए डाइट को लेके ना जब डिबेट्स चलते हैं तो लंबे चलता है। हम लोग थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ऋतु के हिसाब से डाइट होना चाहिए। एक डाइट फिक्स नहीं होता, ठीक है? आपका टाइम जा रहा है, हनुमान जी लग रहा है कम हो जाएंगे आज, फिर भी मैं बता नहीं। दूं अब आ गया तो। जैसे देखिए, हम लोगों के शास्त्र में बोला गया है कि 2 बार आहार इज इनफ, ठीक है? क्योंकि हम लोग 150 साल गुलाम थे किसके? अंग्रेजों। यूरोपियंस के, अंग्रेजों के, है ना? तो उन लोगों से हम लोग सीख लिए, नहीं सुबह ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, फिर लंच करना है, फिर शाम को स्नैक्स लेना है, इंग्लिश वर्ड आ गया, ठीक है, फिर रात को डिनर लेना है। मतलब कितना बार खाना है पता नहीं भाई, इतना बार खाना है। सर हाँ, अब तो सपर भी आ गया है, लेट नाइट डिनर इज कॉल्ड सपर। सपर, पता नया वर्ड है। अच्छा बात बता दी मेरे को, अगला भी 19 तारीख को बोलने वाला हूँ पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। पूरे यूथ आइकॉन्स होंगे, आए यहाँ के एडिशनल कमिश्नर, यूथ आइकॉन्स, सीए फाउंडेशन, सब एक साथ होंगे, लगभग 25,000 लोग बोलना है। अच्छा क्या बता दिया, ठीक है? तो क्या होता है कि अष्टांग हृदय खोलोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि हेमंत ऋतु में, श्लोक में मीनिंग बता रहा हूं, हेमंत ऋतु में रात लंबी होती है, ठीक है? इसलिए रात लंबी होने की वजह से सुबह जल्दी भूख लग जाएगा, उसमें लिखा है, ठीक? अब आप कल्पना करो भाई कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सब में 90% डेज ऑफ द ईयर हेमंत ऋतु ही है। आपके भारत में नहीं है, आपके भारत में 6 ऋतुएं हैं, आप समझ रहे हो? तो उन लोगों का एक जगह पे हमेशा हेमंत ऋतु चल रहा है, इसलिए बंद करिए, आवाज इसलिए उन लोगों को सुबह भूख लगेगी, वो खाएंगे, ठीक है? और हेमंत ऋतु में अग्नि सबसे ज्यादा प्रखर होती है। आप लोगों को पहले बताया हूं, जो पहले के क्लास किए हैं, हेमंत ऋतु चर्या भी किए थे, कि हेमंत ऋतु में ही आप जो मर्जी वो खा सकते हो, क्योंकि अग्नि बहुत प्रखर होती है। तो वो लोग इतना इतना खाते हैं, और सब मैदे का चीज, रेड मीट सब खा जाते हैं वो लोग, और सब पचा जाते हैं वो लोग, और उन लोग की रात लंबी होती है। तो भाई उन लोग ही तो खाएंगे ना, तो उनका देख के आप क्यों खा रहे हो? आप भारत के हो, आपका जेनेटिक्स अलग है। प्लीज किसी विदेशी आदमी का, भले ही भारतीय नाम हो और विदेशी ज्ञान हो, उसका डाइट प्लान मत सुनो, और किसी का व्यू देख के तो और मत खाना। व्हाट्सएप और यूट्यूब पे और फेसबुक पे व्यू देख के बिल्कुल मत करना फॉलो, क्योंकि मैं समझ गया हूं, अभी आए थे कुछ लोग मेरे पास कि व्यू कैसे बनता है, ठीक है? तो
मत करना, आप खुद समझो आहार को, आप किस देश के हो, आप किस जेनेटिक्स के हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके यहाँ ऋतु क्या है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके यहाँ हमेशा हेमंत ऋतु नहीं होता, ठीक है? इसलिए तो ये बातें हैं, ठीक। और जो शास्त्र में लिख दिया था उसको अपने युक्ति से यूज करना होता है, ये भी शास्त्र में बोल के गए हैं लास्ट में, कि मैं आपको बेसिक बता के गया, यूज करते समय अपनी युक्ति का अप्लाई करो, ठीक है। अब मान लो उस समय बोला था कि रोज सबको कम से कम 50 ml घी खाना है, तो आप खाओगे 50 ml अभी घी? शास्त्र में तो लिखा है। तो उस समय का अगर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था देखोगे तो सुबह उठते थे, खेत में जाते थे, हल चलाते थे, गाय धोते थे, भैंस पालते थे, फिर आते थे, फिर हल चलाते थे, फिर खाना, उनको मतलब हर चीज पॉटी करने के लिए भी बाहर चल के जाना पड़ता था, ठीक है। आप क्या करते हो, आप रात को बेड पे सोए, वो तो सोने के लिए भी बिस्तर बिछाते थे खुद से, उसमें भी उठना बैठना पड़ता था, और जब सो के उठते थे तो भी बिस्तर को फोल्ड करना पड़ता था, उसमें भी मेहनत था। आपके पास बेड है, आप सोए हैं, आप उठे, आप कमोड पे बैठ गए, आप फिर कमोड से उठे, आप ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ गए, आप ब्रेकफास्ट टेबल से उठे, आप कार में बैठ गए, आप कार से उठे, आप अपने क्लिनिक के चेयर पे बैठ गए, आप क्लिनिक के चेयर से उठे, फिर कार में बैठ गए, आप फिर कार में बैठ के फिर घर पहुंचे, फिर टेबल पे बैठ गए, स्नैक्स के टेबल पे बैठ गए, फिर आप स्नैक्स के टेबल से उठे तो आप सोफा पे बैठ गए, सोफा पे बैठ के आप फिर टीवी और मोबाइल देखने लगे, वहां से उठे तो फिर डिनर टेबल पे बैठ गए आप, फिर वहां से उठे तो आप अपने बेड पे बैठ गए। खाली बैठ ही तो रहे हैं, जब खाली बैठ रहे हैं तो थोड़ी उतना घी खाएंगे भाई, समझ में आ रहा है? मतलब घी खाना है बट मात्रा कम कर देनी है आपको, ये बात थी, ठीक है। लेकिन हमेशा जो करना है विनय से करना है, विनम्रता से करना है, क्योंकि विनम्रता के प्रतीक कौन है? हनुमान जी। सरेंडर के प्रतीक है हनुमान जी। जैसा चेला, जैसा गुरु वैसा चेला, तो तुलसीदास जी भी विनम्रता के प्रतीक हैं, ठीक है। तो क्या बोले? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो क्या बोले? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। तो इसके पहले वाला लाइन तो होपफुली याद होगा, वर्ण और रघुवर विमल यशा जो दायक फलचार, ठीक है। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं आता, इसीलिए आपको पुकार रहा हूं, आपको बुला रहा हूं आशीर्वाद देने के लिए। तो ये जो लाइन था ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, ये तो मेरे ख्याल से जितने यहां लोग बैठे हैं सबको इसका मीनिंग पता होगा, यस और नो? निधि थोड़ा अनम्यूट करिए, बताइए हमको। यस सर। पता था? यस सर। अब इसमें समझना क्या है, फिर गुरु की जरूरत क्यों है? तब ये तो सभी को मालूम था, सिंपल लाइन था, इसमें कुछ टिपिकल टर्म भी नहीं था, कोई अवधी भाषा का भी बहुत यूज नहीं हुआ था इसमें, कोई संस्कृत भी यूज नहीं हुआ था। समझने की बात इसमें यह है, नंबर 1, कि बुद्धि वो किससे मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं और कैसे मांग रहे हैं। 4 पॉइंट्स बोला मैंने, समझ में आया? तो पहला है कि किसे मांग रहे हैं? हनुमान जी से मांग रहे हैं। वो तो नहीं बोले कि शंकर जी दे दो, हाँ दुर्गा माता दे दो, है ना। तो पहला था किससे मांग रहे हैं? हनुमान जी से मांग रहे हैं। क्यों? 2 कारण है। एक, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कौन है ये? हनुमान जी हैं, ठीक है। बुद्धिमानों के बीच में वरिष्ठ जो है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो है वह हनुमान। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जितने ज्ञानी लोग हैं उसके लाइन में सबसे पहला आदमी जो खड़ा होता है वो हनुमान है। मतलब ज्ञानियों के लाइन में जहां हनुमान जी खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, ठीक है। तो जो सबसे ज्ञान का भंडार है उससे ज्ञान मांग रहे हैं, प्लस वो उनके गुरु भी हैं, तो पहला हक तो बनता है, इसलिए मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? राम जी के लिए मांग रहे थे ना, क्योंकि इसके पहले वाला लाइन क्या था? हाँ,
वर्णो रघुवर विमल यश, क्योंकि मैं राम जी का विमल यश गाने वाला हूं, इसलिए मुझे बुद्धि दो वो यश गाने के लिए। तो आपको बताया था ना कि जिसके यश के बारे में बोल रहे हैं वो पवित्रता, निर्मलता और विमलता का श्रेष्ठतम उदाहरण है राम का चरित्र। तो इतने पवित्र चरित्र का वर्णन करने के लिए सबसे पहला जरूरी काम क्या है मालूम है? मेरी बुद्धि भी पवित्र हो जाए। अगर मेरी बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो उतना पवित्र चरित्र को मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो मांग रहे हैं। तो किससे मांगे? हनुमान जी से। क्यों मांगे बताया। किसके लिए मांग रहे हैं? राम जी के लिए। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि बुद्धि को निर्मल करना है, ताकि पवित्रतम श्रेष्ठतम चरित्र का वर्णन वही कर सकता है जिसकी बुद्धि भी पवित्र हो। ठीक है। और तीसरा कैसे मांग रहे हैं? अपने आप को सरेंडर करके मांग रहे हैं, ईगोलेस करके। ऐसा नहीं था कि उनको संस्कृत नहीं आता, उनको लिखने नहीं आता, उनको बहुत कुछ आता था, बट फिर भी क्या बोले? बुद्धिहीन तनु जाने के, मैं बेवकूफ हूं, गधा हूं, मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं आता मेरे को, भगवान दे दो। सीखने का क्या था यहां से? जब भी सच में वास्तविक निर्मल ज्ञान या बुद्धि चाहिए, आपके पास जो भी टैलेंट और डिग्री है ना, उसको साइड हटा देना। जब तक आपको वो आई वाला फीलिंग रहेगा, रियल नॉलेज नहीं मिल पाएगा आपको। सरेंडर टू गॉड और गुरु, जब वो ज्ञान चाहिए तो तब जाके वो बुद्धि मिलती है, और वो फिर गुरु से आती है। तो सरेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला कुछ भी पाने के लिए, बोलने के लिए या करने के लिए बुद्धि का निर्मल होना जरूरी है। तो क्या लाइन था? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या, तीन चीज मांगे वो। बोल सकते थे ना, पहले क्या बोले कि बुद्धिहीन तनु जानिके, लेकिन जब मांगना शुरू किए तो क्या बोले? बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो, तीनों दो। सीधस ब्रेन, क्या सुपर पावर है ये। इस तरह का चीज ना, आप, मैं बोला था कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पढ़ जाते हो, कुछ नहीं है, फिर समझोगे ना तो समझ में आएगा कि इस बंदे ने क्या समर्पण दिया होगा, क्या डेडिकेशन दिया होगा भगवान के लिए, कि छोटे छोटे शब्दों में सिंक्रोनाइज्ड करके कितना बड़ा बड़ा बात बोल के गया है। इसीलिए मैं बोला था, मैं तो अभी शॉर्ट करके आपको बताता हूं, वरना अभी पहला जो 4 लाइन बताया था ना, वो 3 महीना ले लेता। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर, आ रही है। तो क्या बोले? बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो। मतलब मान लो आपके हाथ में तलवार है, लेकिन चलाना नहीं आता, कोई मतलब है उसका? और तलवार चलाने आता है लेकिन तलवार ही नहीं है, तो कोई मतलब है इसका? बुद्धि है लेकिन विद्या नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। विद्या है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बुद्धि एंड विद्या, दे वॉक्स टुगेदर। बुद्धि का मतलब आप जानते हो, विद्या का मतलब ढंग से नहीं जानते हो। विद्या का मतलब होता है विद्या तदाति अज्ञान रूपणः, जो अज्ञान को हटा दे वो विद्या है। ठीक है। मान लो आपके पास बहुत नॉलेज है, वो एक बात हो गया, लेकिन आपके पास कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, वो नहीं हटा, तो वो आपको फॉल्स नॉलेज देगा। ठीक है। तो रियल नॉलेज के लिए विद्या चाहिए, इंटेलिजेंस के लिए बुद्धि चाहिए। और अगर विद्या मिल गई तो क्या होगा? विद्या ददाति विनयम। विद्या मिलते ही वो आदमी विनम्र हो जाएगा, ईगो खत्म हो जाएगा उसका। जब तक बुद्धि रहेगा, ईगो आ सकता है, घमंड आ सकता है। तो बुद्धि का उदाहरण कौन है? रावण।
सभी शास्त्रों का ज्ञान था उसको, लेकिन ईगो था क्योंकि विद्या नहीं थी उसके पास। ठीक है, और विद्या का उदाहरण कौन है? हनुमान जी। सुपर नॉलेज होने के बाद भी हर जगह सरेंडर। राम दूत मैं मातु जाने की। रावण पूछा कौन है भाई तू, इतना तहलका मचाया? तो ये नहीं बोले कि मैं वीर हनुमान, विजिटिंग कार्ड निकाला, बोला मैं राम का दूत। समझ रहे हो? तो विद्या आने से विनम्रता आ जाती है, और जो विनम्र होते हैं उनको सबका आशीर्वाद मिल जाता है। आप देखो हनुमान जी को जब इंद्र ने मारा, गिरे हनुमान जी, सारे देवी देवता जितने थे सब आके उनको आशीर्वाद दे दिए। जो बचा खुचा था ना, जब सीता जी के पास वो पहुंचे, मतलब वो अंगूठी गिराए, उसके बाद फिर वो सब जो हुआ, सब कांड वांड किए, तो सीता जी ने भी उनको सारा जो बचा खुचा था वो सब वरदान दे दिया। ठीक है, तो विद्या का उदाहरण है हनुमान जी, बुद्धि का उदाहरण रावण। तो बुद्धि के साथ विद्या मांगा, विद्या आते ही विनम्रता आ जाती है। ठीक है, तो जब कोई किसी इंसान में विनम्रता हो साथ में विद्या, वो कंप्लीट है। इसीलिए बुद्धि और विद्या दोनों मांगा। अब मान लो कि बुद्धि आ गया लेकिन बल नहीं है, या बल है और बुद्धि नहीं है, तो भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बल है और बुद्धि नहीं यूज किया आपने, तो क्या होगा मालूम है? या तो आप हॉस्पिटल जाएंगे या आप सेंट्रल जेल जाएंगे। अब मान लो बल खूब है, आपने किसी को कमजोर को इतना मारा बिना बुद्धि यूज किए कि फिर पुलिस आई और आपको ले गई सेंट्रल जेल। या आप में बल नहीं है और आप किसी तगड़े से भिड़ गए बिना बुद्धि यूज किए, आपसे डबल पहलवान था वो, इतना मारेगा कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बुद्धि के बल के साथ बुद्धि जरूरी है। इसीलिए उन्होंने तीनों मांगा, बल, बुद्धि एंड विद्या। देहु मोहि हरहु कलेश विकार, तब जाके कंप्लीट होता। बोला अगर मान लो मेरे को सब मिल गया, बल भी मिल गया, बुद्धि भी मिल गया, विद्या भी मिल गई, लेकिन मेरा मन अभी भी साफ नहीं हुआ है, तो मैं इन चीजों का यूज गलत कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप मुझे मेरे हरहु कलेश विकार, कलेश और विकार को हटाइए। ठीक है, अब देखिए कलेश क्या होता है मालूम है? 5 क्लेश होते हैं, पंच क्लेश। और विकार 6 विकार होते हैं। मोह, लोभ, मत, मद, मत्सर, ये सब होते हैं विकार। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिनिवेश, ये सब होते हैं क्लेश। आप सोचो इस 2 लाइन में वो सब नहीं मांग लिया। मांगने को मांगा बुद्धि, बल, विद्या, मैं भी समझाया आपको डिटेल, सब कुछ मिल गया इसमें। और हटाने के लिए बोला क्लेश एंड विकार। पंच क्लेश अगर हट जाए, राग, अभिनिवेश, अटैचमेंट, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हट जा रहा। मद, मत्सर, अभिमान, घमंड, मोह, मत्सर, अगर ये सब चीजें हट जाती हैं आपके लाइफ से, तो बचा कुछ कंप्लीट। इसीलिए अगर घर में कोई बच्चा है तो उसको बचपन से ट्रेनिंग दो कि जब भी किसी भी भगवान के पास जाना, तुम किसी भी मंदिर में जाना, तुम चाहे वो जैन हो, सिख हो, हमारी परंपरा के हो या जो भी हो, जब भी जाना तो खड़ा होकर क्या बोलना, क्योंकि वो पूरा हनुमान चालीसा नहीं बोल सकता। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, खत्म बात। यहां पे तो हनुमान जी का नाम भी नहीं है, तो किसी को अगर दिक्कत होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सोच लो कि अगर आपके घर का बच्चा जिसको बल मिल गया, बुद्धि मिल गई, विद्या मिल गया, और उसके कलेश और विकार खत्म हो गए, आप कैसा संतान तैयार कर रहे हो भारत के लिए, इमेजिन। अगर वो ये मांगना शुरू कर दिया ना, तो उसको ये नहीं मांगना पड़ेगा कि मेरे को क्लास में फर्स्ट करा दो, मेरे को वो वाला मोबाइल दिलवा दो, मेरे को, अरे सब मिल जाएगा भाई। तेरे पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, कोई क्लेश नहीं है, कोई विकार नहीं है।
हाँ, उसको ये नहीं मांगना पड़ेगा कि वो वाला लड़का मुझसे दुश्मनी कर रहा है, हटा दो। तुम्हारे अंदर विकार ही नहीं है भाई, कोई तुमसे दुश्मनी करेगा क्यों? साथ में तुमको भगवान ने बुद्धि दे दिया और विद्या दे दिया, तुम किसी को भी समझा के अपना बना सकते हो, है ना? मेरे ख्याल से ये जो लाइन है ये वायरल लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हाँ, बट ये कभी वायरल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नौटंकी नहीं दिखाया जा रहा है ना, ये वायरल नहीं हो सकता। अगर ये टैगलाइन बन जाता कि हर भारत के बच्चे को किसी भी मंदिर में जाओ भाई यही मांगो, कुछ नहीं बचता, इमेजिन करके देखो आप, गजब का इंसान बनेगा वो। तो हम लोग भी यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और नेक्स्ट डे से हम लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। भारत।